आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 मॉडल पेपर नंबर 7 की। तो बी सेक्शन की हम बात करेंगे। तो बी सेक्शन के हमारे पहला क्वेश्चन जो है वो है 3rd नंबर का। ठीक है, इसमें 2 ऑप्शन दिए हुए होंगे अथवा के अंदर, एक होगा ईमेल और एक होगा हमारा फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर में। पिछले वीडियोस में मैं बात कर चुका हूँ इन दोनों लेटर्स की, फॉर्मल और इनफॉर्मल की। तो आपको दोनों में से एक लेटर दिया हुआ होगा और एक दिया होगा आपको ईमेल। तो ईमेल तो उसका फिक्स पैटर्न है। आज अगेन हम बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की और देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं इसके अंदर जो ये हमें सॉल्व करने के लिए दिया ये लेटर फॉर्मल है या इनफॉर्मल। चलिए शुरू करते हैं। इमेजिन दैट यू आर अंकित। ठीक है, इसमें नाम दे दिया, लिविंग एट सुभाष नगर अजमेर, एड्रेस दे दिया। यू वांट अ कैमरा ड्यूरिंग योर समर वेकेशन। Okay, no problem. Write a letter to your friend requesting him to lend you his camera. You may touch upon the following points. Why do you need a camera? ठीक है, and who will operate it? Operate माने यूज़ करना, उसको चलाना। And where will you take it? And when will you return it? कब उसे लौटाओगे और कहाँ लेके जाओगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसे बतानी है। तो यहाँ पे शब्द दिया हुआ है मीनिंग लैंड। लैंड को हम दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं बोरो। ठीक है, तो अभी हमें समझ में आ गया लेटर हमारा जो है वो दोनों में से, जो दोनों कैटेगरी है उन दोनों में से कौन सा है। फॉर्मल नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर ये किसको लिखा जा रहा है, दोस्त को। तो फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स को जो लेटर लिखा जाता है वो बेसिकली क्या होता है, इनफॉर्मल लेटर होता है। ये हमारा इनफॉर्मल लेटर है। तो इनफॉर्मल लेटर को शुरू करने से पहले हमें 1 2 3 तीन चीज़ें चाहिए, सेंडर एड्रेस, डेट और उसका सैल्यूटेशन, डियर फ्रेंड या जो भी इसमें नाम दिया हुआ है। इमेजिन दैट इसमें अंकित का नाम दिया हुआ है और आपके दोस्त का इसमें कहीं नाम नहीं है, इसलिए वो नाम इमेजिन कर लेंगे और एड्रेस में दिया हुआ है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहले हम इसको अपनी की के अंदर देख लेते हैं की में कैसे दिया हुआ है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है 141 सुभाष नगर अजमेर, ये हो गया इसका पॉइंट नंबर 1। फिर इसमें डेट दी हुई है जो जिस दिन लेटर लिखा जाएगा उस दिन की। 3rd नंबर पे है अपना सैल्यूटेशन, डियर राधे। ये उसने नाम दिया हुआ नहीं है तो अपने हिसाब से ले लिया है। तो इसके अंदर किस तरह से लिखा हुआ है, माई एग्जामिनेशन आर ओवर, आई हैव डन वेल therein the summer vacation in our school will begin from 16th May. I have planned to visit Mount Abu during this vacation. I want to have some pictures to keep the memories of my visit to that place for future. So I need a camera during these seasons. My elder brother and I know how to operate it. We will take utter care of it. I shall return it to you as soon as I come back फ्रॉम देयर। आई होप यू विल नॉट रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ भी बोल सकते हैं और डिक्लाइन भी बोल सकते हैं और प्रोहिबिट भी बोल सकते हैं। दोनों तीनों का मतलब होता है मना करना। मी फॉर इट, प्लीज़ कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, योर सिंसियरली अंकित। ठीक है, अंकित वहाँ नाम दिया हुआ है इसलिए ले लेंगे, बाकी ये नाम दिया हुआ नहीं। अब इसमें जिस तरह से लिखा है उसको एक बार मैं मेरे नज़रिए से आपको दिखा देता हूँ। जिस तरह से मैंने लेटर लिखा है तो एड्रेस इसमें मैंने वही रखा है 2000, क्योंकि इसमें दिया हुआ है। तो 131B सुभाष नगर अजमेर, एड्रेस वही रखेंगे क्योंकि इसमें दिया हुआ है। सेकंड हमारा जो डेट है वो आ जाएगी हमारी आज की डेट 22 फरवरी 2025। ओके, ये हो गया 2 नंबर। 3rd नंबर पे आ जाएगा, उसमें नाम वहाँ पे दिया हुआ नहीं तो उसमें उसने अपने हिसाब से नाम लिया और मैंने यहाँ पे अपने हिसाब से नाम ले लिया। अब हम आगे बात करते हैं इसकी कि इसका जो मेन बॉडी पार्ट है जो यहाँ से शुरू होकर के यहाँ तक, एक तो हमने उस की के अंदर देखा और एक हम यहाँ पे जो मैं यहाँ पे लिखा रहा हूँ इसके अंदर देखते हैं कि ये मैंने बॉडी पार्ट किस तरह से लिखा है। माई डियर फ्रेंड आई वॉन्ट टू बोरो, ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि यहाँ पे इसमें क्वेश्चन में इसने यूज़ किया है लैंड। ठीक है, तो उस लैंड की जगह हम इसको बोरो से भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ हम बोरो यूज़ करेंगे और उसने लैंड यूज़ किया है। ठीक है, कोई बात नहीं। माई डियर फ्रेंड आई वॉन्ट टू बोरो
योर कैमरा फॉर 1 वीक। ठीक है, कितने हफ्ते के लिए चाहिए? 1 वीक के लिए चाहिए। क्यों? माई स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग अ समर वेकेशन टूर टू विजिट माउंट आबू। स्कूल की तरफ से टूर ऑर्गेनाइज हो रहा है जो माउंट आबू जाएगा। आई वॉन्ट टू हैव सम पिक्चर्स टू कीप द मेमोरीज, आई नो हाउ टू ऑपरेट इट। वो पिक्चर खरीद के रखना चाहता है और मतलब क्लिक करके अपने पास सेव रखना चाहता है, अपनी यादों को कैप्चर करना चाहता है। आई नो हाउ टू ऑपरेट, वो जानता है इसको ऑपरेट करना। आई विल टेक केयर ऑफ इट, मैं उसका ध्यान रखूँगा। एंड आई शेल रिटर्न इट टू यू वेरी सून, जल्दी लौटा देगा। आई होप यू विल नॉट डिक्लाइन मी फॉर इट। ठीक है, ये इतना छोटा सा मैंने लिखा है, आप वर्ड काउंट कर सकते हो दोनों का। आप देखो स्टूडेंट्स, आप ये जो मैं लिखवा रखा है ना यहाँ, जो मैंने आपको बताया ये लिखा है, एक तो मैंने आपको की में बता दिया है और एक मैंने आपको यहाँ लिखा दिया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको आराम से अपने पास मोबाइल के अंदर बाद में वीडियो ख़त्म होने के बाद में इसको लिख सकते हैं। तो इसको लिखना ज़रूरी है क्योंकि तभी आप इसको पता लगा पाओगे, इसमें आपको पता चलेगा इसमें कि की में और इसमें क्या डिफरेंसेस है और मैंने क्या चीज़ें उसमें रखनी चाहिए थी और क्या चीज़ें मैंने उसमें हटाई है और कौन कौन सी चीज़ें जो अननेसेसरी अनवांटेड थी जो मैंने उसमें से हटा दी है। ठीक है, तो ये आपको लिखना है अपनी नोटबुक के अंदर और फिर उसमें जो आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने इसमें चेंजेस किए हैं। ठीक है, वर्ड भी काउंट कर सकते हैं, वर्ड लिमिट भी यहाँ पे मैंने शॉर्ट रखी है एज़ कंपैरिजन टू की। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं लास्ट वाली लाइन की। प्लीज़ कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, योर सिंसियरली अर्श खान। ठीक है, हाँ यहाँ पे मैंने ये नाम लिया है तो हम इसकी जगह यहाँ पे जो क्वेश्चन के अंदर यहाँ जो नाम दिया हुआ है ना अंकित, तो हम वही नाम लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ इसको रिप्लेस कर देता हूँ अंकित से। ठीक है, अंकित ही नाम दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड हमारा है ईमेल। तो ईमेल का क्या क्राइटेरिया है, ईमेल के अंदर क्या पूछा है उसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। यू आर अंकिता एंड अंकुर ऑफ क्लास 10th ऑफ आदर्श विद्या मंदिर जयपुर, राइट। अब यहाँ पे क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और विद्या मंदिर ये एड्रेस आ गया जयपुर के अंदर। राइट ए फॉर्मल ईमेल टू द हेडमास्टर को लिखना है ऑफ योर स्कूल। फॉर्मल पहले बोल रहा है ये इसका ईमेल एड्रेस है स्कूल का। ठीक है, yahoo.com रिक्वेस्टिंग टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स फॉर इम्प्रूविंग गुड स्किल। एक्स्ट्रा क्लास के लिए इसमें ईमेल लिखा गया है, तो ईमेल के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ईमेल के अंदर भी मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जो इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है जो एड्रेस ईमेल है, जो ईमेल एड्रेस है ना वो यही है, यही ईमेल एड्रेस आपको लिखना है क्योंकि यही ईमेल एड्रेस इसमें दिया हुआ है। और सब्जेक्ट इसका हो जाएगा फॉर अरेंजिंग, यहाँ पे इसमें दिया हुआ है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में कोई समस्या नहीं होगी। ईमेल टू योर रिक्वेस्टिंग टू से टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर इंग्लिश, ये पूरा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक इसमें फॉर अरेंजिंग आप टू से लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे इसकी बॉडी पार्ट की। फिर आ जाएगा मैडम या सर दोनों आ सकता है। आवर क्लास टीचिंग is quite satisfactory but we want to improve our marks in examination, therefore you are requested to arrange extra classes for the above cited subjects. Consequently weak and meritorious students will be benefited, hoping to be favored with your kind order, thanking you yours obediently अंकिता एंड अंकुर। ठीक है, ये तो बात होगी की। अब इसको मैंने किस तरह से लिखा है वो मैं ज़रा आपको बता देता हूँ, तो आप अच्छे से इसको देख लेना और आपको इसको राइट ज़रूर करना है स्टूडेंट्स। इसको लिखना ज़रूर है नोटबुक में, क्योंकि जब तक इसको लिखोगे नहीं आपको नहीं पता चलेगा, ओनली खाली वीडियो देखने से नहीं पता चलेगा। वीडियो से आप सिर्फ समझ सकते हैं, बाकी जो इसमें नोट्स मैं करवा रहा हूँ वो नोट्स भी आपको लिखने पड़ेंगे, तभी आपको पता चल पाएगा। बार बार आप तो वीडियो देखेंगे नहीं, तो इसको लिखने से बेहतर है आपको इसमें पता लग जाएगा आपने इसमें क्या क्या मैंने चेंजेस किए हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। आवर क्लास टीचिंग इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री बट वी वांट टू इम्प्रूव आवर मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, therefore we request to arrange extra classes for the above subjects. Consequently weak and meritorious students will be benefited, मतलब जो ये एक्स्ट्रा क्लास लगाई जाएगी उसके जो परिणाम होंगे, जो वीक बच्चे हैं और जो मेरिटोरियस यानी जो मेरिट लाने वाले मेरिट होल्डर जो बच्चे हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा।
होपिंग टू बी फेवर्ड विद योर काइंड ऑर्डर, आपके जो ऑर्डर होंगे वो हमारे फेवर में होंगे। दैट मीन्स आप हमारी क्लासों का अरेंज करेंगे, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंकिंग यू योर्स ओबीडियंटली अंकिता एंड अंकुर। ये बात हो गई हमारे लेटर और ईमेल की। अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी। तो नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी है स्टोरी। ओके गाइस, ये स्टोरी आपकी दो है, जिसमें एक हंग्री फॉक्स है, नेक्स्ट है फार्मर रिटर्निंग होम कोल्ड इवनिंग सी। चलिए देखते हैं, ये इनकी आउटलाइन है। इन आउटलाइन की मदद से हमें वो क्वेश्चन को याद, ये स्टोरी याद करने में, सेंटेंस को याद करने में बड़ी हेल्प मिलती है। अब मैं इसमें कुछ आपको अंडरलाइन करके दिखा देता हूँ, आपको अंडरलाइन करके इसमें बता देता हूँ कौन कौन सी लाइनें हैं जो आप याद कर सकते हैं। और उन लाइनों के अंदर से आप जो वर्ड्स याद करेंगे उसके ज़रिए आप आसानी से अपनी जो स्टोरी है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं फॉक्स एंड ग्रेप्स की। ठीक है, तो फॉक्स एंड ग्रेप्स के अंदर क्या दिया हुआ है, वो अंगूर खट्टे वाली कहानी आपने सुनी होगी, सो मैं भी ये वही है। वंस देयर वॉज अ फॉक्स, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, वंस देयर वॉज को करेंगे, वंस अ फॉक्स हो गया, वंस अ फॉक्स। टेंस बताना है इसलिए वॉज आ जाएगा यहाँ पे। इसमें पास्ट सिंपल और कौन कौन सा है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए वॉज आएगा। ठीक है, और ये ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब, और इनको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। तो ये एज ए हेल्पिंग वर्ब और एज ए वर्ब का भी काम करती है। तो यहाँ ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है तो ये एज ए वर्ब काम करेगी। वंस देयर वॉज अ फॉक्स, वन डे शी वॉज वेरी हंग्री। ठीक है, शी would not get food anywhere. At last she saw, ये आ गया, saw a vine in a farmer's field. ठीक है, there was no one, वहाँ पे कोई नहीं था। she went there, वो वहाँ गई। and she saw many rip bunches of grapes there. रिप माने कच्चे, ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों के गुच्छे देखे जो कच्चे पके हुए थे। हर माउथ वाटर्ड बट द ग्रेप्स वर वेरी हाई, जो अंगूर थे बहुत हाई थे। और आगे देखो, तो उसके लिए उसने क्या किया, शी जम्प्ड एट देम बट शी कुड नॉट गेट देम। शी जम्प्ड अगेन एंड अगेन, बार बार जंप करते थे, बट ऑल इन वेन, सब 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 सारी की सारी चीज़ होती वो व्यर्थ रही उसकी। शी लुक्ड एट देम विद ग्रीडी आइज, उसने लालच भरी निगाहों से उनको देखा, अंगूरों को, अंगूरों के गुच्छे को। बट शी वॉज हेल्पलेस, वो बिल्कुल असहाय सी लग रही थी। शी सेड दैट द ग्रेप्स वर श्योर, श्योर का माने होता है खट्टा। सो शी शुड नॉट ट्राई टू गेट देम, सो शुड नॉट टू ट्राई टू गेट देम। शी वेंट अवे, और वह अंगूर कट्टे हैं बोल करके चली गई। नेक्स्ट हमारा जो, अब मैंने जो अंडरलाइन किया वो वर्ड आप याद करके इसमें आसानी से याद कर सकते हैं। अ फार्मर एंड अ स्नैक, देयर वॉज अ फार्मर, देखो हर में लगभग देयर वॉज अ फॉक्स, देयर वॉज अ फार्मर, वंस भी लगा सकते हैं आप। ही वॉज रिटर्निंग होम, ठीक है, ये कंटिन्यूस हो जाएगा पास्ट का। फ्रॉम हिज फील्ड, इट वॉज अ वेरी ओल्ड इवनिंग, ही सॉ अ स्नेक ऑन द रोड, उसने एक सांप को देखा। इट वॉज अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस का मतलब होता है बेहोश, बेहोशी की हालत में देखा। ही टुक पिटी ऑन इट, पिटी का मतलब होता है दया, पिटी का मतलब होता है दया, उसे दया भाव आ गई। ही पुट इन टू अ बास्केट, उसने एक बाल्टी में डाला उस सांप को। ही टुक इट होम, उसे घर ले गया। ही पुट इट नियर द फायर प्लेस, उसने उसे आग के पास रखा। द स्नेक वॉज वॉर्म, वो माने गर्म होना, स्नेक क्या हो गया, गर्म हो गया। इट रिकवर्ड, और वो जल्दी ठीक हो गया। द फार्मर गिव मिल्क टू द स्नेक, फार्मर ने उसे मिल्क दिया पीने को। इट स्टार्टेड मूविंग, वह स्टार्ट करने लगा हूँ, क्योंकि वीक हो चुका था, उसमें जान नहीं बची थी और ठंड की वजह से मरने वाला था। उसने उसको आग के पास रखा, भूख लगी तो उसे दूध दिया। द फार्मर सन वॉज प्लेइंग देयर, द फार्मर सन वॉज प्लेइंग देयर, वहाँ पे खेल रहा था। द स्नेक ट्राई टू बाइट द चाइल्ड, तो सांप ने क्या किया, उसको बाइट करने की कोशिश की। द फार्मर सॉ इट, किसान ने उसे देख लिया। द फार्मर बिकेम वेरी एंग्री, बहुत गुस्सा हुआ। एंड ही ड्रो इट अवे, और उसने उसको
अलग फेंक दिया। तो ये कुछ अंडरलाइन वर्ड्स है, इसको आप याद करके अपनी स्टोरी को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पांचवा है जो है पैराग्राफ है, और ये पैराग्राफ कुछ डायग्राम दिए होंगे उनके बेस पे बनाना है। एंड सेकंड है एक पैराग्राफ, ये विजुअलाइज पैराग्राफ कहते हैं इन्हें। और ये होता है जो आपको टॉपिक दिया होता है उसके ऊपर लिखना होता है, दोनों में से जो अच्छा लगे वो लिख सकते हैं। तो हम बात करेंगे दोनों की। तो की के अंदर देखते हैं कैसे क्या दिया हुआ है। तो इसके अंदर हमारा जो पहला है वो है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन के बारे में है, क्योंकि इसके अंदर देखो आप, इस गाड़ी से भी धुआं निकल रहा है, कारखानों से भी धुआं निकल रहा है, ये पॉल्यूशन जो डॉगीज है वो फैला रहे हैं, और ये ध्वनि प्रदूषण हो गया। तो इस प्रकार साउंड पॉल्यूशन है, अलग अलग सभी प्रकार के पॉल्यूशन हैं। तो आफ्टर ऑल टॉपिक हो गया है पॉल्यूशन। द अबोव पिक्चर्स डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना। द पिक्चर क्या कर रही है, डिस्क्राइब कर रही है हाउ मैन इज पोल्यूटिंग द इन्वायरमेंट, कि कैसे एक व्यक्ति इस दुनिया के जो इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहा है। द एयर इज बीइंग पोल्यूटेड बाय इमिशन ऑफ हार्मफुल स्मोक्स फ्रॉम द व्हीकल। तो व्हीकल यानी गाड़ियों से जो निकलने वाला धुआं है उसको सरकार ने बंद कर दिया, लोग घरों में सांस नहीं ले पाते। द एयर इज़ बीइंग पोल्यूटेड बाय द एमिशन ऑफ हार्मफुल स्मोक्स, उसमें जहरीली गैसें निकलती है जो इनहेल करते हैं तब ह्यूमन बीइंग के साथ में सांस में चली जाती है। फ्रॉम द व्हीकल्स, गाड़ी से निकलने वाले, दिस एमिशन कोज फैटल डिजीज। द साउंड पोल्यूशन इज कोज बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, लाउड स्पीकर एक्सेट्रा। इट इज़ हार्मफुल फॉर human ears. It disturbs peace. Environment is polluted by harmful gases from industries. It has increased the world temperature. Water pollution is caused by industrial erosion like cafeteria, refuse, dirt and gravel etc. के अंदर भी कुछ लाइनें आप अंडरलाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा फायर एक्सीडेंट। आई कैन नॉट फॉरगेट द फायर एक्सीडेंट आई विटनेस्ड in my neighborhood. I was sleeping on the roof of my house. Suddenly I heard a loud noise of voice. Fire, fire. I saw a house on fire. Soon I reached there. Many people were there. I ran to a telephone booth and called the fire station. टेलीफोन बूथ गई और उसमें फायर स्टेशन को फ़ोन किया। मैंने telephone both and called the fire station office. Some people were throwing water on the fire. Some people were throwing sand on the fire. The fire brigade vehicles came back and controlled the fire. We thanked God that there was no loss of life. तो ये आपका फायर एंड एक्सीडेंट का हो गया कंप्लीट। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से ये जो मॉडल पेपर 7 का बी सेक्शन है समझ में आया होगा। और तो स्टूडेंट्स आप कोशिश करना कि जो इसका मॉडल पेपर जो 8 है, ये जो मॉडल पेपर 8 है, तो उस 8 मॉडल पेपर के जो बी सेक्शन है, बी सेक्शन के जो 3 क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने की आप कोशिश करिए। और हम ये जो बी सेक्शन है मॉडल पेपर 8 का, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया।